नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले अगर पीएफआई पर हो रही है जांच तो फिलहाल संघ के ऑफिसों को भी करो बंद। जी इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे गुलाम नबी आजाद की पार्टी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक की गई है। दरअसल कल आपको बता दें जम्मू कश्मीर के बीच में जो बम ब्लास्ट हुआ उदयपुर में, उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें अशोक गहलोत ने कर दिया ऐलान। बोले फिलहाल गद्दारों को नहीं सौंपी जाएगी कुर्सी, सीधा दो टूक बोल दिया गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले जिस देश में नफरत पलती है वहां पर रोजगार कहां से आएगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें आरएसएस क्यों नहीं हो सकता बैन। जी हाँ, अखिलेश यादव ने साधा निशाना बीजेपी पर। आरएसएस भी करता है वही गतिविधियां जो पीएफआई के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें दिग्विजय सिंह ने नामांकन कर भरने की बात बोली। आपको बता दें दिग्विजय सिंह का नाम भी अब अध्यक्ष पद की रेस में आ रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना चाहती बीजेपी, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अशोक गहलोत की राह पर चले कमलनाथ। बोले फिलहाल मेरा पूरा फोकस मध्य प्रदेश पर, मैं नहीं बनना चाहता अध्यक्ष, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें अमानतुल्लाह को बेल मिल गई है, बड़ी राहत मिली एक तरीके से, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अरविंद केजरीवाल। बोले इस बार गुजरात के लोगों ने सोच लिया है कि वो आम आदमी पार्टी की बनाएगी सरकार। वहीं पर कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने कह दिया कि फिलहाल अब एक नई कांग्रेस देखने को मिलेगी। राहुल गांधी ने किया है इसका आगाज भारत जोड़ो यात्रा से, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पीएफआई की जो आजकल नाटक चल रहा है, इस पीएफआई को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। ओवैसी का कहना है कि जब पीएफआई को बैन किया जा सकता है तो फिर आरएसएस को क्यों नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी जानते हैं कि पिछले कई सालों में कई संगठनों को ब्लॉक किया जा चुका है। यह अभी नहीं हो रहा, इससे पहले भी कई संगठनों को किया था। लेकिन पीएफआई की गतिविधियों पर जो सवाल उठाया जा रहा है ओवैसी ने उस पर सवाल उठा दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएफआई का मतलब ये नहीं है कि उसमें सब आतंकवादी या खराब लोग भरे हुए हैं। पीएफआई दोस्तों एक ऐसा संगठन है जो मुसलमानों के लिए आवाज उठाने की बात करता है, ऐसा कहा जा रहा है। जैसे एसपी नेता उन्होंने ऐसा बयान दिया, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उन्होंने बयान दिया कि पीएफआई जो है वो मुसलमानों का हितैषी है, मतलब जो उनके साथ सरकार गलत करती है उन्हें बोलने नहीं देती है, पीएफआई वो आवाजें उठाता है। इसको लेकर ओवैसी ने भाजपा पर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप पीएफआई को बैन कर रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन आरएसएस कर बैन क्यों नहीं। आरएसएस हुई, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन पर बैन क्यों नहीं। जाहिर सी बात है दोस्तों, इससे पहले आपको याद हो कि देश में आरएसएस पर भी बैन लगाने की बात की गई थी और लगा भी था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और यही कारण है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अब लोग गरजते हुए नजर आ रहा है, खास करके विपक्ष के नेता। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, आरएसएस पर जो बैन की बात बोली जा रही है अब उसको लेकर आरएसएस बिलबिलाया हुआ है। जाहिर सी बात है आप एक संगठन को बैन कर देते हो क्योंकि वो मुस्लिम संगठन है पीएफआई, लेकिन आरएसएस पर जब सवाल उठते हैं तो आप कहते हो कि आरएसएस और पीएफआई की तुलना करना गलत है। अब कैसे गलत है दोस्तों ये बताइए। क्या आरएसएस ने देश की लड़ाई में देश का साथ दिया था? इसका जवाब है नहीं। मुसलमानों ने दिया था, लेकिन दोस्तों आरएसएस ने साथ नहीं दिया था, और ये बात सब लोग जानते हैं, बार बार इसको दोहराते भी हैं। लेकिन आप लिख कर ले लिए, चाहे ओवैसी बोल दे या दोस्तों स्वर्ग से आकर कोई और बोल दे, ऊपर आसमान से आकर, तब भी बीजेपी आरएसएस को बैन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि दोस्तों आरएसएस बीजेपी का एक हिस्सा है, एक अंग है जो बीजेपी को वोट दिलवाने में काम करता है चुनाव के वक्त। चलिए
बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले जिस देश में नफरत पलती है वहां पर रोजगार कहां से आएगा। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर गरज रहा है। राहुल गांधी यात्रा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज करते हैं जिसमें वो नरेंद्र मोदी को घेरने का काम करते हैं। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी कर्नाटक में है और कर्नाटक में राहुल गांधी को जबरदस्त दोस्तों पॉपुलैरिटी मिल रही है। इससे पहले राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी हमने कभी नहीं देखी थी। सब जानते हैं दोस्तों कि आज जो राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त राहुल गांधी सबसे मजबूत खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों जिस तरीके की चीज करते हैं या बोलते हैं उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। आप देखिए कि देश में किस तरीके का माहौल चल रहा है। प्रधानमंत्री के वादे पूरी तरीके से झूठे साबित हुए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर साल 1 करोड़ नौकरी दूंगा, उन 1 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ किसी को पता नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा था सत्ता में आते ही गरीबी बेरोजगारी को दूर कर दूंगा, उस बेरोजगारी गरीबी का क्या हुआ किसी को पता नहीं। सरकार जो कहती है दोस्तों वो करती नहीं और जो करती है वो कहती नहीं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार क्या कहती है और क्या नहीं कहती है। लेकिन राहुल गांधी की बात में दम है कि जिस देश में दोस्तों नफरत फैलेगी, जहां पर भाईचारे को खत्म किया जाएगा, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति की जाएगी, उस देश में कैसा बेरोजगारी आएगा आप समझिए। युवा बेरोजगारी में घूम रहा है, महिलाएं दोस्तों परेशान है सुरक्षा को लेकर। आप देखिए रातों को महिलाएं निकल नहीं पाती हैं। पहले कांग्रेस के राज में दोस्तों इतनी दहशत और हैवानियत नहीं थी। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल ही नहीं होता था दोस्तों, जरूर होते थे, ऐसे केस भी होते थे, लेकिन इतने केस कभी नहीं देखे दोस्तों जो हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं भाजपा की सरकार आने के बाद। हद पार कर दी है, मतलब इतना ज्यादा क्राइम बढ़ गया जिसकी कोई हद ही नहीं है। आप क्राइम रिपोर्ट निकाल कर देखेंगे तो दिल्ली क्राइम में नंबर 1 हो गया। आप समझिए खुद केंद्र शासित राज्य जो है दिल्ली केंद्र शासित राज्य वो खुद ही जो है इसकी चपेट में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो एसपी के अध्यक्ष तीसरी बार चुनने के बाद अखिलेश यादव बोले पार्टी को हम पर भरोसा है, पार्टी के भरोसे पर खरे उतरेंगे। दरअसल आपको बता दें दोस्तों 73 लोगों ने अखिलेश यादव को वोट दिया। ऐसे में अखिलेश यादव जो है वो तीसरी बार भी एसपी के अध्यक्ष बन गए। अखिलेश यादव को अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके बाद अध्यक्ष अखिलेश ने कहा कि फिलहाल हमारा सीधा फोकस उत्तर प्रदेश की राजनीति पर ही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता के लिए कुछ कर पाए। अखिलेश ने कहा कि जिस दिन भी सत्ता में आएंगे उस दिन जो यहाँ पर खास करके किसानों और बेरोजगारों के लिए सबसे पहले सोचा जाएगा, शिक्षकों के लिए। आपको बता दूं दोस्तों अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज हर कोई महंगाई से परेशान है। केंद्र में बैठी हुई सत्ताधारी सरकार महंगाई को लेकर कोई बात नहीं करती है। अखिलेश ने कहा कि जब ये लोग सत्ता में नहीं थे तब दूसरी सरकारों को महंगाई पर घेरते थे, लेकिन आज जब खुद सत्ता में आ गए तो महंगाई दोस्तों इनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। आपको नरेंद्र मोदी का 2013 का बयान में याद दिलाना चाहता हूं, जिसमें नरेंद्र मोदी 2013 में कहते थे दोस्तों कि क्या महंगाई मुद्दा नहीं है, लेकिन मीडिया अपना काम सही से नहीं कर रहा है। मीडिया जो है सरकार की कमियां नहीं दिखाता है, मीडिया सरकार के पक्ष में है। ये कौन कहता था दोस्तों? नरेंद्र मोदी कहते थे और हमारे देश की मीडिया से कहते थे। लेकिन आज जब दोस्तों खुद आप समझिए सत्ता में है तो उसी मीडिया को अपना हाथों का दोस्तों कठपुतली बना रखा है। मीडिया वही बोलती है जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं, मीडिया वही करती है दोस्तों जो प्रधानमंत्री सोचते हैं। और यकीन मानिए इतना तो मीडिया का स्तर कभी नहीं गिरा था दोस्तों, चाहे कांग्रेस की सरकार रही इतने साल तक, तब भी इतना ग्राफ नहीं गिरा था मीडिया का जो आज है। आज आप अगर बात कोई सा भी न्यूज चैनल लगाएंगे तो आपको सिर्फ एक ही चीज देखने को मिलेगी और वो है दोस्तों मोदी सरकार की भक्ति। या तो चैनल्स मोदी सरकार की तारीफ करते हुए नजर आएंगे या फिर विपक्ष के नेताओं को घेरते हुए। जब बात आएगी बीजेपी की सरकार की तो झूठ बोल देंगे या फिर नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए दोस्तों अपनी तरफ से कोई शगुफा छोड़ देंगे। आप समझिए पिछली वाली सरकार जो कांग्रेस की थी उसको सुधीर चौधरी घेरता था डॉलर के मामले में कि रुपए गिरता जा रहा है, डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है। लेकिन दोस्तों आज वही सुधीर चौधरी उस डॉलर के फायदे गिनवा रहा होता है। क्यों गिनवा रहा होता है? क्योंकि उसे पता है कि सरकार बीजेपी की है।
अगर हमने इस सरकार के खिलाफ बोला तो ये सरकार हमारा ही बेड़ा गर्क कर देगी। आपको पता है दोस्तों कि इस देश में जिस तरीके के हालात हैं या फिर जिस तरीके की चीजें हो रही हैं उसको लेकर देश काफी मुश्किलों से गुजर रहा है। लेकिन जैसे कि हमने पहले भी कहा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं कि देश की परिस्थिति क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों ये सरकार पूरी तरीके से नशे में लीन हो चुकी है। प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आ रहा उन्हें क्या करना है, और आज जो देश की स्थिति है इस बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों ज्ञान व्यापी मामले में मांगी गई पूजा की इजाजत। जी ज्ञान व्यापी के केस का जो केस देख रहा है दोस्तों, ज्ञान व्यापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मंदिर का, उन्होंने ऐलान किया, बोले फिलहाल हमने मांगी है इजाजत कि हमें पूजा करने की दी जाए इजाजत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ज्ञान व्यापी मामला अभी ठंडे बस्ते में पड़ा है, लेकिन ज्ञान व्यापी मामला 2024 में एक्टिव हो जाएगा। आप अगर सोच रहे हैं कि 2024 में इस मुद्दे को उठाया नहीं जाएगा तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। 2024 का मेन मुद्दा दोस्तों ज्ञान व्यापी ही बनने वाला है, और इसके संकेत अभी से मिल गए। अभी के लिए तो सरकार ने पीएफआई ढूंढ लिया है, कभी पीएफआई ले आती है, कभी हिंदू मुसलमान हो जाता है दोस्तों, कभी मंदिर मस्जिद हो जाता है। लेकिन सरकार दोस्तों बड़ी चालाकी से ये काम कर रही है। अब सवाल यहाँ पर दो उठ जाते हैं दोस्तों। पहला तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में सिर्फ दो ही बातें चलती हैं, या तो मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाएंगे या फिर हिंदू मुसलमान का उठा लेंगे। वजह दोनों की एक ही है, मुद्दा भी एक ही है, दोनों दो ही। लेकिन सरकार ने सोच समझकर ज्ञान व्यापी के मुद्दे को दबा रखा है। आप खुद भी जानते हैं दोस्तों कि इस वक्त जो ये पूरा का पूरा नाटक हो रहा है कि इसको बैन करो, पीएफआई को बैन करो, पीएफआई, ये 8 सालों से बीजेपी रग्गा क्यों नहीं राप रही थी? अचानक से इनको क्या सूझा कि ये रग्गा रापने लगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं ज्ञान व्यापी की। आपको बता दें वहां पर पूजा की इजाजत मांगी गई है, और ये सब कुछ राजनीति के लिए ही हो रहा है। लेकिन जानबूझकर दोस्तों अभी छोटा मोटे मुद्दे करवाए जा रहे हैं ताकि छोटी मोटी बातों पर ये हो, लेकिन उसके बाद दोस्तों इस मुद्दे को बढ़ा दिया जाएगा, इस मुद्दे को खूब बड़ा बनाया जाएगा ताकि ये मुद्दा भुनवाकर 2024 में काम आए। और 2024 में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि लोकसभा के चुनाव हैं जिसमें सब लोग उतरेंगे चुनाव में, लेकिन बीजेपी को अभी से लगने लगा है डर। 2024 में प्रधानमंत्री को पता है कि जनता उखाड़ कर फेंकने वाली है। मनमोहन सिंह साहब 2 बार प्रधानमंत्री रहे, नरेंद्र मोदी को भी लोगों ने 2 बार चांस दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी की इच्छा है कि अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, अभी तो मुझे फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनना है, यानी कि तीसरी बार भी मुझे प्रधानमंत्री बनना है। लेकिन दोस्तों अगर प्रधानमंत्री ने देश के लिए कुछ किया होता तो आज आप और हम तारीफ कर रहा होते, हम कह रहा होते कि नहीं यार मोदी जी के आने के बाद देश में भाईचारा बढ़ा है, बिजनेस बढ़ा है, बेरोजगारी दूर हुई है। लेकिन अफसोस कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिन लोगों ने यह आस लगाई थी कि मनमोहन सिंह साहब के जाने के बाद एक अच्छे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन वो लोग ये भूल गए थे कि मनमोहन सिंह साहब से बेटर प्रधानमंत्री आज तक इस देश को नहीं मिला, और शायद ना मिले दोस्तों, क्योंकि मनमोहन सिंह साहब ने जो देश के लिए किया था वो आज भी लोग याद करते हैं। और यही कारण है जो फिलहाल इस सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं एक मोर्चेबंदी कर रखी है लोगों ने। अब अगर आप बेरोजगारी पर बात नहीं करोगे, महंगाई पर बात नहीं करोगे, तो सरकार तो दोस्तों घिरेगी। और इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवाल भी उठते हैं कि आप महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते। आपको मंदिर दिखता है, मस्जिद दिखती है, यहाँ तक के दोस्तों कब्रिस्तान शमशान भी दिखता है। इन मुद्दों तक पर बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन जब बात बेरोजगारी महंगाई की आती है तो ये सरकार पूरी तरीके से दोस्तों चंपत हो जाती है। और इस सरकार की ये खासियत रही है कि ये हमेशा मेन मुद्दों को दोस्तों गायब करती है सरकार। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें गुलाम नबी आजाद की पार्टी ने बोला मोदी सरकार पर हमला, बोले कल जो उदयपुर में ब्लास्ट हुआ उसमें बीजेपी की गलती। आपको बताते चले दोस्तों कल उदयपुर में 2 ब्लास्ट हुए थे जिसके बाद अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन अब लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही घेर लिया। जाहिर सी बात है दोस्तों इस वक्त सरकार जो कर रही है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं एक अलग सी मुहिम छिड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों जिस तरीके की चीजें कर रही है उससे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बवाल मच चुका है। बीजेपी दोस्तों आज देश को नफरत दे रही है
और आपको बता दें गुलाम नबी आजाद की पार्टी ने हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल जिस तरीके जम्मू और कश्मीर के हालात हो रहे हैं उसको लेकर सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए। इससे पहले दोस्तों आपको पता हो कि उदयपुर में टारगेट किलिंग हो रही थी, एक के बाद एक लोगों को मारा जा रहा था, और जब दोस्तों ये टारगेट किलिंग हो रही थी तो उसको लेकर भी सरकार घिरी थी। लेकिन सरकार का तो आपको पता ही है एक ही रवैया होता है कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। सरकार की नाकामी पूरी तरीके से देश को दिखाई दे रही है। जिन कश्मीरी पंडितों को बचाने की बात कर रही थी सरकार, वो कश्मीरी पंडित बच ही नहीं पाए। चलिए, क्योंकि सरकार की नियत ही खराब थी दोस्तों। सरकार अगर चाहती तो वहां पर सच में कश्मीरी पंडितों को बसाती और उनकी सुरक्षा भी देती, लेकिन सिर्फ ये कह देने से कि हमने कश्मीरी पंडितों को बसाया है और खुद भाग निकले। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आरएसएस पर बैन की मांग को लेकर तेजस्वी यादव बोले हैं इसमें कोई दो राय नहीं कि आरएसएस फैलाती है नफरत, आरएसएस को भी करो बैन। आपको बता दें दोस्तों अब लालू प्रसाद यादव के बयान पर तेजस्वी का भी बयान आ गया। तेजस्वी ने पलटवार करते हुए कहा है कि लालू जी बिल्कुल ठीक बोले हैं, जब पीएफआई बैन हो सकता है तो फिर आरएसएस क्यों नहीं। आपको बता दें दोस्तों आरएसएस के बैन को लेकर जमकर मांग चल रही है। जिस तरीके से आरएसएस बार बार ये चीजें करता है दोस्तों, और खास कर आरएसएस की छवि जो है दोस्तों वो लोगों के मन में बन चुकी है। आप समझिए, आज तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि फिलहाल आरएसएस को बैन होना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आरएसएस को बैन, आरएसएस को पीएफआई से मिलाना बहुत गलत। क्यों भाई, क्यों गलत है? पीएफआई पर जो आरोप लगा रहा हो आप लोग के नफरती बोल बोलते हैं, आरएसएस भी वही करता है। खुद मोहन भागवत को ले लीजिए, आए दिन मोहन भागवत के बयान दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। कभी तो एकदम वो मुसलमानों के हितैषी बन जाते हैं, उनके शुभ चिंतक बन जाते हैं, या फिर कभी तो दोस्तों मुसलमानों के खिलाफ हो जाते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें खुद मुस्लिमों से पूछ रहे थे मुसलमान क्यों काफिर कहते हैं गाय ना खाने वालों को, जबकि दोस्तों ऐसा किसी ने कहा ही नहीं है। मतलब क्या है इनका, गौ माता के जब भी कुछ होता है तो ये इल्जाम मुस्लिमों पर डाल दिया जाता है। लेकिन ये खुद भी जानते हैं कि बीजेपी के नेता, बड़े बड़े नेता दोस्तों गौ तस्कर हैं, और इतने बड़े गौ तस्कर है दोस्तों, संजीत सोम का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये बहुत बड़ा मीट का जो यहाँ पर वो था, जिस तरीके से सप्लाई करता था, सप्लायर बहुत बड़ा था। लेकिन इस पर कभी सवाल नहीं उठाती बीजेपी कि हमारे अपने ही नेता ऐसे हैं जो गौ की तस्करी करते हैं दोस्तों, और उन लोगों के नाम बीजेपी के पास हैं। लेकिन ये सब जानबूझकर देश की जनता को बरगलाने किया जाता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों कमलनाथ भी चले राजस्थान के अशोक गहलोत की राह पर, बोले फिलहाल मेरा पूरा फोकस मध्य प्रदेश पर नहीं बनना चाहता हूं मैं अध्यक्ष। आपको बताते चले दोस्तों ऐसा लग रहा है अध्यक्ष के चुनाव नहीं हो रहा है, बल्कि अध्यक्ष के पद को हर कोई त्यागना चाहता है, और ये दिखाई भी दे रहा है। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है हर किसी को सीएम बनने की चाह है। कमलनाथ ने भी जो है अशोक गहलोत के सुर में सुर मिलाते हुए साफ कर दिया कि वो सीएम का पद, अध्यक्ष का पद नहीं लेना चाहते, और ना ही वो अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं। कमलनाथ का कहना है कि फिलहाल वो मध्य प्रदेश पर पूरा फोकस रखना चाहते हैं और मध्य प्रदेश के चुनाव में जीतना चाहते हैं। मतलब साफ है दोस्तों, कमलनाथ हो, अशोक गहलोत हो, कोई भी अपनी सत्ता को या फिर अपनी कुर्सी को छोड़ने को तैयार नहीं है। और दोस्तों ये गलत भी नहीं है। देखिए खैर अशोक गहलोत को तो अभी 5 साल भी नहीं हुए, 2023 में चुनाव आने वाले हैं, और यकीन मानिए दोस्तों कांग्रेस ने खुद बीजेपी को एक झुंझुना दे दिया। झुंझुना क्यों दे दिया है दोस्तों, कि आप देख लीजिए चन्नी को चुनाव से पहले बदला गया, कैप्टन की जगह चन्नी को लाया गया, लेकिन हो गया का उल्टा, पंजाब में कांग्रेस हार गई। अब दोस्तों आप समझिए राजस्थान में ये सब कुछ किया जा रहा है। हालांकि हम एक चीज जानते हैं कि सचिन पायलट भी काबिल है, लेकिन सचिन पायलट ने दोस्तों कांग्रेस को धोखा दिया था। और अशोक गहलोत अपनी जगह पर बिल्कुल सही है कि एक ऐसे इंसान के हाथ में हम पार्टी नहीं देंगे जिसने गद्दारी करी है। हालांकि सोनिया गांधी से मुलाकात करने की पहुंचे अशोक गहलोत, मिल भी लिए और काफी बातें भी हुई हैं बताया जा रहा है। लेकिन अशोक गहलोत सिर्फ सोनिया गांधी से नहीं, बताया जा रहा है कि उनकी मुलाकात दिग्विजय सिंह से भी हुई है और उन्होंने अपना पक्ष, अपनी बातें भी बताई हैं। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको दोस्तों ऐसी वीडियोस